अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जिस तरह कोरोना वायरस की वबा पूरे मुल्क में आम होती जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर अवेयरनेस हो ताकि हम इस बीमारी को अपने काबू में कर सकें। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान फ़िक्रमंद हैं, एक डर और खौफ का भी माहौल है। तो ऐसे वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम सबको हिम्मत दिलाएं और साथ ही साथ कुछ बुनियादी पॉइंट्स सब लोगों में आम करें ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। इसी मकसद के तहत आज का ये वीडियो मैं आप बहनों के लिए बना रही हूँ। सबसे पहली चीज़, ये बीमारी की अलामतों को पहचानें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स। इसकी जो अलामतें हैं, जिससे आप में से बहुत सारी बहनें वाकिफ़ भी हैं कि बॉडी पेन्स होते हैं, बदन दर्द है, तेज़ बुखार है, सर्दी है, नज़ला ज़ुकाम है, गले में तकलीफ़ है, साथ ही साथ ज़बान में मज़ा नहीं और नाक में खुशबू नहीं महसूस करना, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, बॉडी पेन्स, फीवर, कॉफ, कोल्ड। और इसके साथ साथ और जो अलामतें इस वक्त इस सेकेंड वेव में यानी पाई जा रही हैं वो हैं लूज मोशंस, डिहाइड्रेशन और कमज़ोरी, बदन दर्द और कमज़ोरी, जनरलाइज्ड वीकनेस इसे हम कहते हैं। अगर किसी को भी ये सिम्टम्स महसूस हो पाए जाएं तो सबसे पहला काम है फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स। बहुत जल्द हम सिम्टम्स को पहचानें, आइडेंटिफाई करें और जैसे ही सिम्टम्स महसूस हों तो पहला काम ये है कि अलहदा हो जाएं। अगर किसी के मकान बहुत छोटे हों तब भी किसी कोने में अपने आप को कर लें। बर्तन का इस्तेमाल, कॉमन बर्तन इस्तेमाल ना हो, चप्पल अलग हो, बिस्तर अलग हो, यहाँ तक कि टॉयलेट अगर अलग हो सके तो बेहतर है, वरना टॉयलेट में आने जाने के टाइमिंग्स अगर डिस्टेंसिंग के साथ रखे जाएं तो कंटेमिनेशन बाकी के फैमिली मेम्बर्स को नहीं होगा। आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस आए हैं कि अब ऐसे हालात हैं कि घर में भी मास्क पहनने की ज़रूरत है। इसके माने ये हैं कि ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है कि हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है और एक फ़र्द अगर अपने तौर पे आइसोलेट अपने आप को ना करे, जो कि कैरियर है, जो जिसको सिम्टम्स हैं, तो फिर वो बाकी के तमाम मेंबर्स को बहुत आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स, अलामतों को पहचाने, अर्ली आइसोलेशन सबसे पहला स्टेप है। अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या दवाइयाँ लेनी हैं। जो बेसिक मेडिसिन है वो है, आपको एक एंटीबायोटिक लेना है। यूजुअली डॉक्टर्स एजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एजीवॉक, एजिथ्रॉल या कोई भी ब्रांड का हो। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह शाम 3 दिन। इसके साथ बुखार के लिए पैरासीटामोल आप 3 टाइम या 4 टाइम भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ताकत के लिए अगर विटामिन सी और मल्टीविटामिन A to Z गोल्ड और साथ ही साथ शेलकैल जो कि कैल्शियम सप्लीमेंट है और विटामिन डी अगर ले लिया जाए तो इससे कमज़ोरी नहीं होगी। नज़ला ज़ुकाम है तो इसके लिए म्यूकोलाइट, मोंटेकेल्सी ये टैबलेट्स लिए जा सकते हैं ताकि नज़ला ज़ुकाम को कंट्रोल में लाया जा सके। डाइट में अच्छी डाइट लेना है, हाइड्रेट रखना है यानी पानी अच्छा पीना है, सूप्स पीना है और प्रोटीन डाइट लेना है ताकि कमज़ोरी ना हो। कमज़ोरी बहुत होती है इस बुखार की वजह से। अगर आप कच्ची प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूर करें और गर्म पानी में शहद डालकर अगर इस्तेमाल करें, इसमें भी शिफा होगी। और साथ ही साथ जो भी घरेलू नुस्खे अगर आप करना चाहें बराबर प्रॉपर मेडिसिन के साथ, आप कोई काढ़ा भी अगर पी रहे हैं, डिकॉक्शन भी अगर पी रहे हैं, ज़रूर वो भी आप पी सकते हैं। अगर 3 दिन तक अलामतें यानी ये जो सिम्टम्स हैं वो कम ना हो, थर्ड डे तक आपको टेस्ट करवा लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो है RT-PCR टेस्ट और दूसरा है कोविड प्रोफाइल, जिसमें तमाम हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है वो सारा का सारा कंट्रोल यानी चेक किया जाता है। कंप्लीट ब्लड पिक्चर, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, साथ ही साथ सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP और सीरम फेरिटिन और डी डाइमर ख़ास स्पेसिफिक टेस्ट हैं इसके लिए, ताकि मालूम हो सके कि कितनी शिद्दत के साथ ये जरासीम हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
और अगर पॉसिबल हो सके IL-6 और LDH, ये 6 टेस्ट अगर आप करवा लें। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ, CBP, CRP और सीरम फेरिटिन, डी डाइमर, LDH, IL-6, ये टेस्ट अगर आप करवा लें, इसे कोविड प्रोफाइल कहते हैं। इससे पता चलेगा कि कितनी शिद्दत के साथ बीमारी है, और RT-PCR टेस्ट करवा लेना ज़रूरी है। अक्सर गवर्नमेंट सेंटर्स में अर्ली मॉर्निंग सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, या फिर आप प्राइवेट लैब से घर पे भी सैंपल कलेक्शन के लिए यानी लैब से बुकिंग करवा सकते हैं। और RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने के लिए 24 से 48 घंटे होते हैं, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके टेस्ट करवा लिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसी के साथ साथ अगर किसी को खांसी सर्दी ज़्यादा हो, HRCT जो स्कैन है उसको 3rd डे इमीडिएट करवाने से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमको चेंजेस नहीं पाए जाते। तो इसलिए 3rd डे अगर कोई HRCT के लिए जा रहे हों तो तब भी कभी ज़रूरत पड़ती है कि फिर दोबारा चेस्ट स्कैन कराएं। मगर ये जो बेसिक टेस्ट बताए गए, ये सारे लोगों को करवा लेने चाहिए अगर 3 दिन में अलामतें कम ना हो। ये डिज़ीज़ की जो सिवियरिटी है, यानी कितनी शिद्दत के साथ ये बीमारी हमारे ऊपर असर करती है, उसको डॉक्टर्स ने 3 तरह की बीमारी यानी 3 तरह से डिवाइड किया है। एक तो माइल्ड है। माइल्ड जो डिज़ीज़ है, 3 दिन बुखार और उसकी कमज़ोरी रहती है, उसके बाद पेशेंट थोड़ा वीक रहता है, लेकिन उसके बाद रिकवरी हो जाती है अगर गुड डाइट न्यूट्रिशन दिया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बग़ैर डॉक्टर के पास गए या बग़ैर हॉस्पिटल गए रिकवरी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन जो मॉडरेट किस्म की डिज़ीज़ है और जो सीवियर है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यानी टेस्ट भी करवाने हैं, स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन भी लेना है। मॉडरेट जो डिज़ीज़ है, जो 3 दिन में कम नहीं होती और मुस्तकिल बुखार है और नज़ला ज़ुकाम है, गले में भी तकलीफ़ है, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम सुबह शाम 7 दिन तक दिया जाता है एजिथ्रॉल के साथ डॉक्सीसाइक्लिन, और साथ ही साथ अगर आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम डेली 3 डेज़, ये 2 ड्रग्स ऐड किए जाते हैं। और इसके साथ बाकी के सारे जो विटामिन सी है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, और दूसरे जो सर्दी नज़ला ज़ुकाम के लिए म्यूकोलाइट, मॉन्टेकेल्सी, ये तमाम टैबलेट्स लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि पल्मोनोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लिया जाए। जो मॉडरेट किस्म की बीमारी है, जो 3 दिन से ज़्यादा 5वें 7वें दिन तक मुस्तकिल बुखार का रहना, ये बुखार यानी एक तरह से एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, जिसको मेडिकल टर्म्स में साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इतनी शिद्दत का ये जो बुखार रहता है, ये कई ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें भी जिनको बहुत शिद्दत का बुखार है, 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको कोई दूसरे एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं, यानी कि उनको शुगर, बीपी, थायराइड या कोई किडनी डिजीज़ नहीं, बस ये एक बुखार है। और दूसरे वो कैटेगरी के पेशेंट्स हैं जिनको साथ में एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं। तो वो जो पेशेंट्स हैं वो हाई रिस्क में ही आते हैं, वो सीवियर ही कंसिडर किए जाते हैं। तो 3 दिन से ज़्यादा का अगर बुखार हो तो स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, सैचुरेशंस की मॉनिटरिंग के आप पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखें, मॉनिटर करें कि कितना सैचुरेशन है, और फिर फर्दर टेस्ट करवाएं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, और डॉक्टर ने HRCT स्कैन एडवाइस किया है, ये सारे टेस्ट करवाएं। फ़ोन पर पल्मोनोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। डायरेक्ट हॉस्पिटल अगर ना भी जा पाएँ तब भी ऑन टाइम, सही टाइम पर टेस्टिंग, अर्ली टेस्टिंग, ये बहुत हेल्प करती है ताकि प्रॉपर हमको पता चले कि इस वक्त पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन से बहुत सारे पेशेंट्स को हम सीवियर होने और बहुत ज़्यादा यानी ख़राब होने से बचा सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास अवेयरनेस की कमी है, खौफ है, हॉस्पिटलों का डर है, और फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो जाता है तो फिर मारे मारे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को दौड़ना, बहुत ज़्यादा फिर आखिर में पैसे खर्च करना, हर चीज़ बेच कर लाखों रुपये लाके ICU में पेशेंट के लिए
डालना, ये सब चीज़ें अक्सर अवेयरनेस की कमी है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिजीज़ जितने अर्ली लेवल पे उसको टैकल कर लिया जाए, ख़राब होने से पहले कंडीशन पेशेंट को यानी बहुत सही तरीके से मॉनिटर किया जाए, टाइमली टेस्टिंग की जाए, क्योंकि ये जो हमारे ब्लड के पैरामीटर्स हैं डेली चेंज भी होते हैं। डॉक्टर्स एडवाइस भी करते हैं कि 2 दिन या 3 दिन के बाद दोबारा ये सारे टेस्ट रिपीट करवाए जाएं। तो डॉक्टर की जो एडवाइस है वो प्रॉपर एडवाइस और गाइडेंस को फॉलो करें। और बहुत ज़्यादा टू मैनी पीपल स्पॉइल द ब्रॉथ जिस तरह कहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मिलकर उसी एक पेशेंट को ट्रीट करने जाएं तो उससे भी नुकसान होता है। जो डॉक्टर या जो हॉस्पिटल आपके एतमाद का हो, वहाँ पूरी तरीके से आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। प्रोटोकॉल्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 80% प्रोटोकॉल्स तो डिसाइडेड हैं, किस लेवल पे क्या करना है, कब एडमिशन करना है। सैचुरेशंस अगर 92 से कम हो रहे हैं, 90 के बिल्कुल लेस हैं, तो दिस पेशेंट नीड्स ऑक्सीजन, नीड्स हॉस्पिटल एडमिशन। फिर उसके बाद जो जो पैरामीटर्स रेगुलर मॉनिटर करना है, जैसे कि किडनी फंक्शंस है, लिवर फंक्शंस है, इस बारे में तकरीबन तमाम डॉक्टर्स एवरीडे लिटरेचर पढ़ रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, और तकरीबन हर हॉस्पिटल में सेम प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिले ना करें। अक्सर जो हम नुकसान उठा रहे हैं, जानों का नुकसान, वो इस वजह से कि है सबसे पहले डिनायल मोड में हम रहते हैं, मानते नहीं कि कोविड होगा, आइसोलेशन प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते, टाइम पे टेस्ट नहीं करवाते, और फिर जब डिजीज़ सीवियर या मॉडरेट लेकिन एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हों तो उसकी सीरियसनेस को नहीं समझते, और 2-3 दिन जो मिस कर देते हैं या तो एडमिशन करवाने में या सही इलाज शुरू करने में, वो 2-3 दिन बहुत गोल्डन डेज होते हैं जब बहुत ज़्यादा पेशेंट को हाइपॉक्सिया होता है। हाइपॉक्सिया क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होना। ये जो ऑक्सीजन की कमी है ये अंदरूनी तौर पर कमी रहती है, लेकिन पेशेंट कंप्लेन नहीं करता, इस वजह से हम इसे हैप्पी हाइपॉक्सिया कहते हैं। यानी आपको पेशेंट बिल्कुल अच्छा नज़र आएगा, सेहतमंद नज़र आएगा, अंदर ही अंदर जिस तरह दीमक खा जाती है उसके ऑर्गन्स डैमेज होते जा रहे हैं इस वायरस की वजह से। नॉट ओनली लंग्स तो प्राइमरी ऑर्गन है, हमारे फेफड़े मुतासिर होते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे किडनीज, हमारा लिवर और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी मुतासिर होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली टेस्ट हों और स्पेशलिस्ट के कंसल्टेशन हो और प्रॉपर सही तरीके से फॉलो अप हो। जिस दिन जो टेस्ट करवाने के लिए कहा जाए वो टेस्ट करवाया जाए। एडमिशन के लिए अगर कहा जाए तो फौरी एडमिशन करवा लिया जाए। ऑक्सीजन की जो भी डेफिशिएंसी है, और कई लोगों में ये भी बहुत बड़ा यानी अवेयरनेस की कमी है कि सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर पे हमेशा हम रिलाई नहीं कर सकते, बल्कि इस वक्त आईसीयूज़ में और हाई लेवल सेटअप में ब्लड गैस जो मॉनिटर किया जा रहा है, एबीजी एक टेस्ट होता है जिससे कि रेडियल आर्टरी से आर्टरी में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है, ये तमाम चीज़ें भी चेक की जाती हैं। यानी इस वक्त साइंटिफिक और मेडिकल नॉलेज बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, और उसके टेस्टिंग के मेथड्स, डायग्नोस्टिक मेथड्स, साथ ही साथ ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स भी बहुत एडवांस्ड हैं। लेकिन ये हम लोग अपने तौर पे घर में कई पेशेंट्स को जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है घर में ट्रीट कर रहे हैं, और बहुत प्रोफेशनल जिस तरह हेल्प और सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये सही बात है कि बेड्स का शॉर्टेज है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा वाइज डिसीजन, टाइमली डिसीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू में ही अगर सही तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बीमारी को हम अपने काबू में कर सकते हैं। हम इतने जानों का जो हमारे अतराफ इस वक्त नुकसान हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम लोगों में अवेयरनेस पैदा किया जाए। मेडिकल यानी फील्ड और मेडिकल फैकल्टी से जो ट्रस्ट है उसकी भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट है, और गवर्नमेंट से भी जो ट्रस्ट है उसकी भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट है। ये जो डेफिसिट्स हैं ये भी एक तरीके से रुकावट बन रहे हैं। लोगों को एतमाद नहीं, भरोसा नहीं, हर जगह वो शक में और डाउट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर इसके साथ ये जो व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा यानी मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन,
ख़ास तौर पे जैसे ड्रग्स हैं, रेमडेसिविर है और टोसिलिजुमैब है, ये सारे जो ड्रग्स हैं ये ज़रूर हेल्प करते हैं। पेशेंट्स जो ऑक्सीजन की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर ये इंजेक्शंस दिए जाएं। और अगर ये इंजेक्शंस सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम भी अगर अपने हॉस्पिटल सेटअप्स में भी ये इस्तेमाल करें। मगर जिस तरह पब्लिक में इसको वंडर ड्रग समझना, मार्केट में इसके रेट्स इतने बढ़ जाना, इसका आर्टिफिशियल स्केसिटी हो जाना, ये सब बहुत ही यानी एक गलत पब्लिक का एक तरह से इस ड्रग के मुतालिक एक अप्रोच है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जो जो यानी ड्रग्स अवेलेबल हों वो तमाम हम अपने पेशेंट को फराहम करें। उसके लिए कोशिश करें कि बेस्ट से बेस्ट ड्रग, बेस्ट से बेस्ट एंटीबायोटिक, बेस्ट से बेस्ट सेटअप, तमाम चीज़ें जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है वो मिले। क्योंकि पेशेंट्स जिस तरह से तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, लास्ट मोमेंट्स पे हॉस्पिटल्स के सामने दम तोड़ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है कि किस तरीके से हम इनिशियल डेज और गोल्डन चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ हम खो दिए। हमारा जो लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है वो इसी वजह से है कि हम लोग यानी बहुत ही लास्ट मिनट डंप कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में, और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ रहे हैं। तो आप सबसे अपील है कि आप लोग इस बीमारी को काबू में पाने के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। जो बेसिक मेडिसिन हैं वो इनिशियली स्टार्ट कर लें, टाइम पे टेस्टिंग कर लें, अपने इलाके में कहाँ टेस्ट होते हैं, लैब्स के बारे में मालूमात लोगों को फराहम करें। जो पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स है, PHCs है, इसके बारे में भी लोगों में मालूमात फराहम करें, गाइड करें लोगों को, ताकि लोग टाइम पे मेडिकल अटेंशन उनको मिल सके। कई NGOs के भी कॉल्स आ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम किस तरह हेल्प करें। क्या मसाजिद को आइसोलेशन सेंटर्स बनाया जा सकता है, या किस तरीके से कम्युनिटी में सेंटर्स बने ताकि लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो मिल सके, जैसे कि एक पल्स ऑक्सीमीटर है, बेसिक ड्रग्स है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं अगर कोई करे। लेकिन हाँ, मसाजिद से ज़्यादा अगर स्कूल्स को इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्कूल में क्लासरूम्स रहेंगे, पेशेंट्स का आइसोलेशन सेपरेशन बहुत आसान होगा। अगर इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ हर कम्युनिटी, हर एरिया में हो जहाँ पर स्कूल्स और उसके क्लासरूम्स को इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत अच्छे आइसोलेशन सेंटर्स बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी कम्युनिटी सेंटर, किसी एक अपार्टमेंट के लोग या किसी मस्जिद के कमेटी के लोग अगर ख़रीदना चाहें तो बेसिक जो इक्विपमेंट्स है, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर है, बेसिक ड्रग्स का किट है, और साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एक वो अपने पास बैंक बना दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उस इलाके के लोगों के लिए एक नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्ट करने और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करने के लिए जो भी यानी इसमें सहूलत और आसानी और लोगों में एक्सेस पैदा करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अमीर लोग तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड करेंगे, लेकिन जो गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं उनके पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता कि वो ह्यूज मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर सकें, और जो क़र्ज़े हो जाएंगे तो बाद में लोगों के लिए जान का भी नुकसान, माल का भी नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो टाइम पर अगर एडमिशन गवर्नमेंट सेटअप में भी हो तो काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट होकर, पूरी तरीके से बेहतर होकर निकल भी डिस्चार्ज हो रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं जो एडवांस्ड मेडिकल केयर है उससे। तो आप सबसे गुजारिश है, अपील है कि अवेयरनेस लोगों में आम करें, साथ ही साथ दुआओं का अहतमाम करें, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सदक़ा खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सदक़े से बहुत बड़ी बलाएं टलती हैं। चैरिटी करें, लोगों के लिए स्पेंड करें, गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों के काम आएँ, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करें, ताकि इस वबा और इस बला से भी हम बच सकें और आगे अल्लाह ताला हमसे राज़ी भी हो जाए और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा दे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।